हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के बेहतरीन और प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूं कि कक्षा 10 में जो विज्ञान विषय है उसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है जो ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ये जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है ये ना केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थी भी इस पूरे चैप्टर को समझकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज बताना चाहूंगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आज बात करने की शुरुआत करते हैं। तो बेटा अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति में किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला परिवर्तन होता है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो परिवर्तन होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। पहले परिवर्तन का नाम है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है आपका रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा भौतिक परिवर्तन के बारे में भी बात करेंगे और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे आपने क्या लिया, आपके पास पानी है और पानी को आपने और ज्यादा ठंडा करके फ्रिज में रख के उसको ठंडा करा, तो पानी का जो सूत्र है वो H2O होता है। आपने उसको ठंडा किया तो वो बर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप कि बर्फ का जो सूत्र है वो भी क्या होगा? H2O होगा। और पानी का सूत्र भी क्या होगा? H2O होगा। फिर पानी को आपने और क्या किया? गर्म किया, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पानी किस में बदल गया? जल वाष्प में। इस पूरी प्रोसेस में आप एक चीज ध्यान से समझ पा रहे हो कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। बर्फ होता है वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन सूत्र तो उसका भी H2O रहने वाला है, उसमें भी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु रहने वाला है। वैसे ही जो आपका बर्फ है, बर्फ का सूत्र भी क्या होने वाला है? H2O। और जलवाष्प का सूत्र भी क्या रहने वाला है? H2O। लेकिन इनकी भौतिक अवस्थाओं में क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या बदलते हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन अपने आसपास के वातावरण में भी देखे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप श्वसन क्रिया करते हो, तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा अगर मैं आपके और बात करूं तो बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा जो आपका लोहे की कील होती है या लोहे का तवा होता है, उसको वायुमंडल में छोड़ दे और नमी की उपस्थिति में तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो जो लोहे में ये परिवर्तन हो रहा है, इसे परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और बताना चाहूंगा गर्मियों के दिनों में जो दूध होता है उसको खुला रख दिया जाता है। गर्मियों के दिनों में अगर दूध को खुला रख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? वो दूध फट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? दूध फट जाता है। तो क्या वो फटा हुआ दूध से आप वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक बार अगर मूल पदार्थ में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बन जाता है तो कभी भी नए पदार्थ को मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब एक ही चीज कहना चाहूंगा, केवल रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब अभिकारक से क्या बन सकता है? उत्पाद बन सकता है। कभी भी उत्पाद से क्या नहीं बन सकता बेटा? अभिकारक का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस पूरे चैप्टर में जितनी भी चीजें होगी उन सब में कौन से परिवर्तन होने वाले बेटा? रासायनिक परिवर्तन होने वाले हैं। अपना मुख्य फोकस कहां पर रहने वाला है? रासायनिक परिवर्तन पर रहने वाला है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास ये जो पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में दे रखा है एक क्रियाकलाप दे रखा है, एक प्रयोग दे रखा है। इस क्रियाकलाप में क्या दे रखा है बेटा? एक वॉच गिलास दे रखा है और वॉच गिलास में आपको क्या दे रखा है? मैग्नीशियम। वॉच गिलास में आपने क्या कर रखा है? चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है। इसको पहले रेगमाल से साफ करना होता है। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करना होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम धातु है एक क्रियाशील धातु है और ये मैग्नीशियम धातु वायु में जो ऑक्सीजन होती है के साथ क्रिया कर लेती है और भूरे रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। इससे क्या होती है? मैग्नीशियम धातु के ऊपर किसकी परत बन जाती है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे मैग्नीशियम धातु क्रिया नहीं कर पाती। इस कारण सबसे पहले तो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको रेगमाल से साफ किया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग में क्या कर रखा है, एक चिमटा है और चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और बर्नर की सहायता से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम का जो रिबन है एक चमकदार लो के साथ, और लो आती है श्वेत लो, चमकदार श्वेत लो के साथ जलता है। तो प्रयोग क्या है कि लगभग 3-4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। साफ क्यों करते हैं इसका रीजन मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके अपने ऊपर किसकी परत बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। इससे बनी राख को वोज ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। तो बेटा आपको अभी मैंने बताया कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg बोलते हैं, ठोस अवस्था में होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, इसका दहन करने पर, मतलब इसको बर्नर की सहायता से जलाने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर आगे 2 लगाते थे। मैग्नीशियम का जब मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यह आपका प्रयोग नंबर 1 है। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है इसके बारे में अपन ने बात कर ली है, क्योंकि मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर किसकी परत बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और मैग्नीशियम का दहन करने पर ये किस में बदलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये बदल जाता है। इसके बाद में और बात करना चाहूंगा बेटा, सेकंड नंबर पे जो क्रियाकलाप है आप उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सेकंड नंबर पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक प्रणाली में किसका घोल लीजिए, लेड नाइट्रेट। बेटा लेड होता है लेड आयन, लेड आयन आपका क्या होता है, लेड आयन आपका क्या होता है बेटा, लेड आयन के बारे में बात करूं तो लेड आयन होता है आपका Pb+2, इसको बोलते हैं लेड आयन। Pb+2 आप क्या बोलते हो, लेड आयन बोलते हो। और नाइट्रेट आयन होता है वो होता है आपका NO3-, क्या आपका है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। लेड आयन आपका Pb+2 है और NO3- आपका नाइट्रेट आयन है। तो बेटा यहाँ पर चार्ज अलग अलग है, ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब भी धनायन और ऋणायन पर चार्ज अलग अलग होता है तो क्रॉस गुणा होता है। तो एक को Pb से गुणा करेंगे तो Pb, और यहाँ पर NO3 का होल, ये आपका क्या है लेड नाइट्रेट, ये आपका क्या है बेटा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। इसके साथ क्या कर रहे हो आप, पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला सकते हो। तो आपके पास में लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और दूसरा आप ले रहे हो पोटेशियम आयोडाइड। जो पोटेशियम आयन होता है उसको बोलते हैं K+ आयन। पोटेशियम आयन को क्या बोलते हो बेटा आप, K+ आयन। पोटेशियम आयन को आप क्या बोलते हो, K+ आयन बोलते हो। पोटेशियम आयन आपका क्या होता है बेटा, K+ आयन, क्या आपका पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन है। और आपका आयोडाइड आयन क्या होता है, I-, ये आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन आपका होगा I-। और मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, आपको बताना चाहूंगा कि जब धनायन और ऋणायन पर आवेश बराबर हो जाता है तो आवेश एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा Ki, जिसको आप बोलोगे पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलोगे आप, पोटेशियम आयोडाइड। तो आपके भी सामने 2 फॉर्मूले लाए मैंने। सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ki। क्या होगा बेटा, Ki। लेकिन आपका प्रयोग कह रहा है कि एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट मतलब शीशा, लेड को शीशा भी बोलते हैं, का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, एक शंक्वाकार आपको क्या ले रखा है बेटा, इसमें ले रखा है कि प्रणाली में कुछ, ये दूसरा प्रयोग आ गया, इस प्रयोग के बारे में पहले बात करते हैं। तो प्रणाली में आपने क्या लिया, लेड नाइट्रेट का घोल लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। तो इसके लिए मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल लेते हो, किसका घोल लेते हो बेटा,
लेड नाइट्रेट का आप गोल लेते हो, लेड नाइट्रेट का गोल लेते हो, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका है लेड नाइट्रेट, ये आपका क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। और इसमें आपने क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया आपने Ki, जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। यहां पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो PbI से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर PbI2, PbI2 साथ में क्या बन जाएगा आपका KNO3, इसको बोलेंगे ये बेटा अवक्षेप के रूप में जमा होता है, इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। जो कैसा अवक्षेप होता है, पीला रंग का अवक्षेप होता है, पीला रंग का अविलेय अवक्षेप, कैसा, अविलेय अवक्षेप। बेटा जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है और नीचे परत के रूप में जम जाता है, उस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। तो जब लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो PbI2 लेड आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ में आपका क्या बनता है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, आपका क्या बनता है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि PbI2 कैसे बन रहा है। यहाँ पर आपके पास में है Pb+2, जिसको बोलते हो आप लेड आयन, लेड आयन, और ये किसके साथ क्रिया करेगा, I- के साथ। I- को आपने क्या बोला, आयोडाइड आयन, I- को आपने क्या बोला बेटा, आयोडाइड आयन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब धनायन और ऋणायन पर आवेश अलग अलग होता है तो क्रॉस गुणा होता है, क्रॉस गुणा होगा तो Pb तो 1 से गुणा होगा Pb, और I कितने से गुणा होगा, 2 से। तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, PbI2। यहाँ पर आपके पास में K+ बचा, K+ को बोलते हैं पोटेशियम आयन, और NO3 है यहाँ पर, NO3- को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। तो आवेश बराबर होता है तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, KNO3, KNO3 को क्या बोलेंगे बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डालते हैं तो एक पदार्थ को आपका अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, जिसको बोला जाता है लेड आयोडाइड, और दूसरा पदार्थ आपका बनता है लेड नाइट्रेट। क्या बनता है बेटा, लेड नाइट्रेट। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। लेकिन इससे पहले एक और प्रयोग आपको समझाना चाहूंगा। वो प्रयोग क्या होने वाला है बेटा आपका, वो प्रयोग ये होने वाला है आपका कि दूसरा प्रयोग ये है आपका कि एक शंक्वाकार, दूसरा प्रयोग क्या होने वाला है बेटा आपका, दूसरा प्रयोग ये होने वाला है आपका कि एक शंक्वाकार क्या लीजिए आप बेटा, यहां पर बात करूंगा बेटा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है, ये फ्लास्क आपके सामने है, और इस फ्लास्क में आपको क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक कीजिए, सही बात है, एसिड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, क्या शंक्वाकार फ्लास्क या प्रकटने को स्पर्श कीजिए, इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि आप एक फ्लास्क लीजिए, शंक्वाकार फ्लास्क, और उस फ्लास्क में सबसे पहले आपने क्या लिया, तनु H2SO4। क्या लिया बेटा, तनु H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 है आपका, इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। इसका नाम है बेटा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम इसका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में आप किसके टुकड़े डाल दो, जिंक धातु के टुकड़े डाल दो। ये जस्ता है, या जिसको आप जिंक धातु भी कह सकते हो। जिंक धातु के जब टुकड़े डाल रहे हो तो रिएक्शन होती है, जिंक अधिक क्रियाशील धातु होती है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु कौन होती है, जिंक धातु अधिक क्रियाशील होती है। तो ये हाइड्रोजन से सल्फेट आयनों को विस्थापित कर देती है और यहाँ पर बना देती है ZnSO4, जिसको आप क्या बोलते हो, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसकी भौतिक अवस्था की बात करूं तो ये जलीय अवस्था में होता है, और साथ में यहाँ पर आपकी कौन सी गैस बाहर निकलती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो दोस्तों मैंने आपसे बात की है
कि जब एक फ्लास्क में आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु H2SO4 लेकर उसमें जिंक धातु के टुकड़े डालते हो तो आपको क्या परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो बेटा जब तनु H2SO4 में जिंक धातु के टुकड़े डाले जाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास और गैस कौन सी? वो हाइड्रोजन गैस के पास ले जाने पर फटफट की दौनी, कौन सी दौनी? फटफट की दौनी फटफट के रूप में जलती है। फटफट की दौनी या पोप फटफट की दौनी या पोप की दौनी के साथ जलती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ हाइड्रोजन गैस के बारे में कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक धातु के टुकड़े डाले जाते हैं तो वहां पर एक गैस का निष्कासन होता है। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और साथ में यहाँ पर आपका जिंक का लवण बनता है जिसको आप जिंक सल्फेट बोलते हो। इस गैस की पहचान कैसे करेंगे बेटा? कि जलती हुई मोमबत्ती को अगर आप इस गैस के पास लेके जा रहे हो और आपको फटफट की ध्वनि के रूप में ये आवाज सुनाई देती है या पोप की ध्वनि की आवाज सुनाई देती है तो मेरे बच्चों वो गैस कौन सी होगी? वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। दूसरा पॉइंट और बताऊं तो दूसरा पॉइंट एक और बताने वाला हूं कि जो नंबर 2 पॉइंट होगा कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में हाइड्रोजन गैस वायु की तुलना में हल्की होती है। वायु की तुलना में क्या होती है बेटा? हल्की होती है। तो जब ये गैस बाहर निकलती है तो यह गैस किसके रूप में निकलती है? तो यह बुलबुलों के रूप में। किसके रूप में? बुलबुलों के रूप में ये गैस बाहर निकलती है। बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकलती है। मेरे दोस्तों मैंने अभी तक कितने पॉइंटों के बारे में बात की? 3 पॉइंटों के बारे में बात की। पहला पॉइंट आपका था कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको रेगमाल से रगड़कर साफ करने पर मैग्नीशियम का अगर वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो वो मैग्नीशियम श्वेत चमकदार लोह के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की चूर्ण में बदल जाता है। दूसरी बात मैंने की कि जब लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डालते हैं तो उसमें लेड आयोडाइड PbI2 का पीला रंग का अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है और साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तीसरी इसमें बात कर रहा हूं कि जो आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक धातु के टुकड़े डाले जाते हैं तो आपका जिंक सल्फेट और यहाँ पर एक गैस बाहर निकलती है। इस गैस को बोला जाता है हाइड्रोजन गैस। और इस गैस की पहचान कैसे करते हैं? कि हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाने पर फटफट की ध्वनि या पोप की ध्वनि के साथ जलती है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इस गैस की पहचान कैसे होती है कि हाइड्रोजन गैस की तुलना में कैसी होती है बेटा? हल्की होती है और ये बुलबुलों के रूप में ये गैस बाहर निकलती है। बेटा कुछ पॉइंट और है और आगे बात करते हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि आगे क्या है। बात आ गई रासायनिक समीकरण। बात किसकी आ गई बेटा? रासायनिक समीकरण की बात आ गई। रासायनिक समीकरण। अब बेटा बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो बेटा रासायनिक समीकरण क्या है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो इस रासायनिक समीकरण में पहली बात करूंगा मैं शब्द समीकरण की। इसकी बात करूंगा बेटा शब्द समीकरण की।
तो शब्द समीकरण किसे कहते हैं कि पहले जब रासायनिक समीकरण नहीं आई थी, इससे पहले क्या होता था कि जैसे मेरे पास में एक पदार्थ है जिसका नाम क्या था, मैग्नीशियम। क्या नाम था बेटा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्रिया करवा रहा हूं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। और इसका दहन किया जाता था, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन गैस के साथ दहन किया जाता था तो यहां पर बनता था आपका कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये बेटा आपका कंपाउंड कैसा होता था, ठोस अवस्था में होता था। ये गैस अवस्था में है और ये भी कौन सी अवस्था में होता था, ठोस अवस्था में। तो ये जो शब्दों के रूप में मैं अभी उत्पादों को और अभिकारकों को लिख रहा हूं, ये समीकरण कहलाती है आपकी शब्द समीकरण। जैसे दूसरे एग्जांपल की और बात करूं कि जो कार्बन होता है, कोयला होता है, कोयला, कोयले का दहन हमेशा कौन सी गैस में होता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। कोयले का दहन ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। यहां पर दहन करूंगा, दहन करने पर ये कोयला ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसका दहन होगा तो कौन सी गैस बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो गया। तो जब रासायनिक समीकरण नहीं आई थी उससे पहले शब्द समीकरण का ही उपयोग होता था। तो तीर के निशान के जो इधर वाला भाग है, लेफ्ट वाला भाग, लेफ्ट वाले भाग में जो भी तीर के निशान के पूंछ वाले हिस्से में जो भी पदार्थ होते थे, उन पदार्थों को क्या कहा जाता था बेटा, तीर के निशान के पूंछ वाले हिस्से में जो पदार्थ होते थे उनको बोला जाता था अभिकारक। क्या बोला जाता था, अभिकारक। और तीर का जो मुंह वाला हिस्सा है उसमें जो भी पदार्थ होते थे उनको क्या बोला जाता, उत्पाद। मतलब बेटा यहां पर मैं बता दूं पहला पॉइंट कि तीर के निशान के, तीर के निशान के, तीर के निशान के बाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर उपस्थित, तीर के निशान के बाईं ओर उपस्थित पदार्थों को, तीर के निशान के बाईं ओर उपस्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। तीर के निशान के बाईं ओर उपस्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। तथा तथा दाईं ओर, तथा दाईं ओर उपस्थित, तथा दाईं ओर उपस्थित पदार्थों को, तथा दाईं ओर उपस्थित पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। दाईं ओर उपस्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। बेटा अभी तक मैं बात कर रहा हूं शब्द समीकरण की। शब्द समीकरण क्या होती है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी अभिकारक या उत्पाद होते थे उनको उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता था, उनको शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करके समीकरण लिखा जाता था। तो तीर के निशान के इधर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और तीर के निशान के आरएचएस वाले पार्ट को, आरएचएस वाले को क्या कहा जाता है, उत्पाद। और एलएचएस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अगर और आगे बात करूंगा दोस्तों, और आगे बात करूंगा तो यदि और आगे बात करना चाहूंगा और अगर आपको बताना चाहूं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तीसरा पॉइंट लिखूंगा यहां पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक उपस्थित होते हैं, तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। शब्द समीकरण में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उपस्थित है तो उनके मध्य किसका चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। चौथा पॉइंट और बताना चाहूंगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, मेरे दोस्तों, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद उपस्थित है, दो या दो से अधिक उत्पाद उपस्थित है, तो उनके मध्य भी, तो उनके मध्य भी किसका चिन्ह लगा दिया जाता है, उनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक है तो उनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में मेरे लाड लो दो या दो से अधिक उत्पाद है तो उनके मध्य भी किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और बात करूंगा, और भी बहुत सारी बातें करनी है अभी आज तो आपसे। पहली बात क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं तो तीर के निशान के बाएं ओर वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में अगर दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके मध्य क्या लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के दाएं ओर वाले हिस्से को मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। और उत्पादों की भी संख्या भी दो या दो से ज्यादा होती है तो उनके मध्य भी क्या लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और आगे बात करना चाहूंगा भाइयों, अभी और भी बातें बाकी है। और क्या बातें बाकी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में फोर्थ पॉइंट है वो क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक ताप दाब, उत्प्रेरक ताप दाब जैसी विशेष परिस्थितियों को भी, जैसी विशेष परिस्थितियों को भी, जैसी विशेष परिस्थितियों को भी तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर, ऊपर या नीचे की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ लिखा जाता है। तीर के निशान के ऊपर या नीचे की तरफ लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, बेटा ये शब्द समीकरण है, नाइट्रोजन गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके विशेष परिस्थितियों में ही इसका निर्माण करती है, अमोनिया गैस का निर्माण करती है। कौन सी गैस का निर्माण करती है, अमोनिया गैस का निर्माण करती है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और उत्प्रेरक का नाम है आयरन उत्प्रेरक। कौन सा, आयरन। या यहाँ पर एक और उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। और ये होती है 693 केल्विन ताप पर। कितने ताप पर बेटा, 693 केल्विन ताप पर और 700 एटीएम दाब पर, 693 केल्विन ताप पर और 700 एटीएम दाब पर। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण से पहले मैंने आपको बताया शब्द समीकरण के बारे में कि पहले रासायनिक सूत्रों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित नहीं किया जाता था, पहले शब्दों के माध्यम से किया जाता था। पहला पॉइंट आप याद रखना कि जो शब्द समीकरण में तीर के निशान के दाएं ओर वाले हिस्से होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अभिकारकों की संख्या दो या दो से ज्यादा हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और तीर के निशान के बाएं ओर वालों को अभिकारक और दाएं ओर वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। और उत्पादों की संख्या भी मेरे दोस्तों अगर दो या दो से ज्यादा हो उनके मध्य भी किसका चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक ताप दाब जैसी विशेष परिस्थितियों को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है तो यहाँ पर एक पदार्थ उत्प्रेरक का काम करता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो तीर के निशान के इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये बात कर रहा था मैं शब्द समीकरण की। किसकी बात कर रहा था, शब्द समीकरण की। अब दोस्तों बात करूंगा मैं रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। भी आपने जस्ट पढ़ाई है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या संकेत होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
अभिक्रिया, अगर दो पदार्थों को आप मिला रहे हो, होने के रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि दो पदार्थों को आप एक दूसरे में मिला रहे हो, तो आप कैसे जज कर पाओगे, कैसे पहचान कर पाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप मुख्य बिंदुओं पर बात कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या क्या संकेत है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि जब दो पदार्थों को आप मिला रहे हो तो उनकी अवस्था में क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में क्या हो सकता है? परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनकी अवस्था में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। क्या वहां पर बेटा दो पदार्थों को मिलाने पर तापमान में क्या हो सकता है? तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में क्या हो सकता है बेटा? परिवर्तन हो सकता है। तीसरा आप क्या बताओगे? पहला अवस्था परिवर्तन बताओगे, दूसरा आप क्या बता सकते हो? तापमान में परिवर्तन बता सकते हो। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उन पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, वहां पर तापमान में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि किसी गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है। किसी गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है। जैसे मैंने तीसरे क्रियाकलाप में आपको पढ़ाया था कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो वहां पर क्या हो रही थी? जिंक धातु के टुकड़े डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी और उसकी पहचान आप कर रहे थे कि मोमबत्ती ले जाने पर वो फटफट की ध्वनि या पॉप पॉप की ध्वनि के साथ सुनाई दे रही थी। तो किसी गैस का, वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही थी ना। तो यहाँ पर गैस का निकास उत्सर्जन होना भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतित करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके दौरान किसका निर्माण हो सकता है? अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि लेड नाइट्रेट को घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डालते हैं तो वहां पर पीले रंग का एक अवक्षेप बन रहा था, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो बेटा वहां पर अवक्षेप का बनना भी तो रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है कि यहाँ पर क्या हो रही है? दो पदार्थों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा क्या हो सकती है कि एक चमकदार लोह का उत्सर्जन होना भी किस प्रकार की, अब किसकी घटना का उदाहरण है? यह भी रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत है। पहले प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है मेरे दोस्तों, वो श्वेत चमकदार लोह के साथ जलता है। ये किस बात को संकेतित करता है? ये किस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन के मध्य एक रासायनिक घटना घटित हो रही है। तो यहाँ पर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके संकेत क्या क्या है? पहला आप क्या बता सकते हो? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। दूसरा क्या बता सकते हो कि उसमें तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा आप क्या बता सकते हो कि गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है। चौथा आप क्या बता सकते हो कि अवक्षेप का निर्माण या एक चमकदार लोह का उत्सर्जन होना भी किस बात को बताता है कि दो पदार्थों के मध्य कैसी घटना हो रही है। जो भी घटना हो रही है वो घटना क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। और जब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है दो पदार्थों के मध्य एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत है। अवस्था परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, गैस का निकास, अवक्षेप का निर्माण और चमकदार लोह का उत्सर्जन। तो अभी जस्ट पहले अपन ने बात की थी शब्द समीकरण के बारे में, आप बात कर चुके हो कि जैसे मैग्नीशियम को पूरा लिखा जा रहा था हिंदी में, ऑक्सीजन को पूरा लिखा जा रहा था, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, पूरा लिखा जा रहा था। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखना आसान नहीं था। इसी कारण क्या किया गया कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसी कारण यहाँ पर एक नई टॉपिक आया जिसका क्या नाम है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये क्या होगी बेटा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को तथा उत्पादों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्र
तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को भौतिक अवस्थाओं को भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है या रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होने वाली है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं और अभिकारकों के मध्य क्रिया होने से जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है उनको कैसे प्रदर्शित करोगे? अणुसूत्र के द्वारा। तो उनकी भौतिक अवस्थाओं को कैसे प्रदर्शित करोगे? प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। दोस्तों यहाँ पर अगर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करूं भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करूं भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करूं तो बेटा अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में, तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है सॉलिड। क्या बोला जाता है? सॉलिड, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे के द्वारा। किसके द्वारा? एस के द्वारा। यदि पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था, अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में है, तो अंग्रेजी में द्रव अवस्था को बोला जाता है लिक्विड। क्या बोला जाता है? लिक्विड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल के द्वारा, स्मॉल एल के द्वारा। यदि दोस्तों प्यारे बच्चों अगर आपका पदार्थ गैस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो ये आपका इंग्लिश में गैस कहलाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी के द्वारा। लेकिन चौथी स्टेज ये होती है यदि किसी ठोस पदार्थ को जल में घोला जाता है, यदि किसी ठोस पदार्थ को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो वो अवस्था कहलाती है आपकी जलीय अवस्था। क्या कहलाती है वो आपकी? जलीय अवस्था, जिसको बोला जाता है एक्वस स्टेट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा ए और छोटा क्यू के द्वारा। छोटा ए और छोटा क्यू, स्मॉल ए और स्मॉल क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। शब्द समीकरण की बातें हो चुकी थी। शब्द समीकरण मैंने आपको बता भी दी है मेरे बच्चों। इस शब्द समीकरण में क्या होता है? अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीक चिन्ह और अनुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, उनको शब्दों के रूप में लिखा जाता है। तीर के निशान के बाएं ओर वाले हिस्से को मेरे बच्चों अभिकारक कहा जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारक हो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तीर के निशान के दाएं ओर वाले हिस्से को उत्पाद कहा जाता है। दो या दो से अधिक उत्पाद हो उनके बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप आ रहा है, दाब आ रहा है, उत्प्रेरक आ रहे हैं, तो कभी तीर के निशान या तीर के निशान के नीचे की तरफ उनको लिख दिया जाता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्र तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक या उत्पाद आ रहे हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है? पहली अवस्था हो सकती है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था हो सकती है आपकी द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था हो सकती है आपकी गैस अवस्था। ठोस अवस्था को अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सॉलिड स्टेज को एस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। द्रव अवस्था को मेरे दोस्तों अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं, तो स्मॉल एल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी होती है आपकी गैस अवस्था, गैस अवस्था को स्मॉल जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथी अवस्था ये होती है कि यदि किसी पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को जल में घोला जाता है, तो जो नई स्टेज होती है वो बच्चों क्या कहलाती है? जलीय अवस्था कहलाती है। और जलीय अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस स्टेज। एक्वस स्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए और स्मॉल क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो।
जैसे मैं शब्द समीकरण में लिख रहा था मैग्नीशियम, क्या लिख रहा था बेटा, मैग्नीशियम। यहां पर मैं शब्द समीकरण लिखना चाहूंगा। पहले तो शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या लिख रहा था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख रहा था। तो ये होता है आपका ठोस अवस्था में। इसके अलावा इसकी क्रिया करवा रहा था मैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, यहां पर इसका दहन कर रहा था। मैग्नीशियम रिबन का जब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो उत्पाद बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी बात करूं तो ये थी ठोस अवस्था में। तो ये जो लिख रखा है इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इन दोनों को तो कहा जाता है अभिकारक, प्लस का चिन्ह नजर आ रहा होगा आपको, इनको कहा जाता है अभिकारक। और यहां पर उत्पाद कितना है, ओनली सिंगल उत्पाद है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को लिखना है अपने को कौन सी अवस्था में, रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में। यह रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में। मैंने अभी बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होती है कि अभिकार को तथा उत्पादों को उनके अणुसूत्र के द्वारा तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो आपका अभिकारक कौन है, पहला अभिकारक का नाम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को लिखते हैं बेटा Mg, और इसका जो स्टेट है वो ठोस अवस्था है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया S। प्लस का क्या लगाएंगे, अभिकारक 2 है। ऑक्सीजन गैस का जो अणुसूत्र होता है वो होता है O2, और इसकी भौतिक अवस्था है वो कौन सी है, गैस। तो Mg प्लस O2 मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, यहाँ पर इसको आप उष्मा दे रहे हो तो यहाँ पर दहन भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो उत्पाद है वो आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO। कैसे बना, क्योंकि Mg अकेला होता है तो 0 आवेश होता है, लेकिन किसी के साथ क्रिया करता है तो +2 आवेश, और ऑक्सीजन के ऊपर आता है O-2, बराबर होने पर कट जाता है और आपका उत्पाद क्या बनता है, MgO बनता है। सूत्र क्या बन रहा है यहाँ पर, MgO। इसकी अवस्था क्या है बेटा, ठोस अवस्था है। इसकी अवस्था क्या है, ठोस अवस्था। तो इस प्रकार आप क्या समीकरण लिख सकते हो, रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। दूसरा उदाहरण मैंने आपको शब्द समीकरण का बताया था। दूसरा उदाहरण ये बताया था कि कोयले का दहन। तो कोयला होता है, उसमें कार्बन होता है, तो कोयले को, कार्बन को C बोल सकते हैं। ये ठोस अवस्था में होता है, ये होता है आपका कोक या कोयला। ये भी अगर आपका ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसका भी दहन किया जाता है। ऑक्सीजन गैस, जब कार्बन या कोयले को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो यहाँ पर भी कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर भी बाहर निकलती है CO2 गैस। कौन सी गैस, CO2 गैस, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा जो मैंने, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि शब्द समीकरण में और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। शब्द समीकरण में अभिकारकों को उनके प्रतीक चिन्ह, अभिकारकों को उनके अणुसूत्र और उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। लेकिन एक रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रिया के दौरान अभिकारक भाग ले रहे हैं तथा जो अभिक्रिया करने, अभिकारकों की अभिक्रिया करने से जो उत्पाद बन रहे हैं उनको उनके अणुसूत्र के द्वारा तथा उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो पहले रासायनिक समीकरण से पहले मैंने बात की शब्द समीकरण की, दूसरी बात की मैंने रासायनिक समीकरण की। अब एक और बात करना चाहूंगा जिसका नाम है ढांचा रासायनिक समीकरण, या जिसको बोला जाता है कंकाली समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण क्या होती है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट डाल रहा हूं मैं, नया पॉइंट क्या डाल रहा हूं बेटा, यहाँ पर पॉइंट का नाम है कि ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है। ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा, ढांचा रासायनिक, ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण, या जिसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण भी इसी को कहा जाता है। ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली समीकरण क्या कहलाती है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। दोस्तों इतना तो आप जान चुके हो कि रासायनिक समीकरण में भी जो बाईं ओर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अभिकारक,
और दाएं ओर के हिस्से को बोलते हैं उत्पाद। लेकिन ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण की क्या विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को में उपस्थित तत्व के परमाणु की तथा उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या, उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसी समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ध्यान से देखिए, 1 मिनट के लिए मैं आता हूं, थोड़ा पानी पियाता हूं और आप 1 मिनट इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। तो बेटा ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण क्या है? तो दोस्तों अपन ने बात कर रखी है रासायनिक समीकरण में बाएं वाले हिस्से को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे और दाएं वाले हिस्से को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो बेटा ढांचा रासायनिक समीकरण में मैं बता रहा हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, अभिकारकों में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो ऐसे समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहा जाता है। दोस्तों समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पर मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम रिबन, इसकी क्रिया किसके साथ करवाई थी? ऑक्सीजन गैस के साथ। मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ करवाई थी? ऑक्सीजन गैस के साथ। जब इसका दहन किया था तो आपको भी पता है बेटा यहां पर बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी भौतिक अवस्था मैंने बताई थी ठोस अवस्था। अभी जो ये समीकरण लिख रखी है ये किस प्रकार की समीकरण है? ये है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अभिकारकों में मैग्नीशियम के कितने तत्व के कितने परमाणु? 1 परमाणु। उत्पाद में भी मैग्नीशियम तत्व के कितने परमाणु? 1 परमाणु। अभिकारक में ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं बेटा? 2 परमाणु हैं। परंतु उत्पाद में ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? केवल 1 परमाणु हैं। तो ये कौन सी समीकरण हुई? ढांचा रासायनिक समीकरण हुई। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक उदाहरण मैंने ये भी लिखा था। दूसरा उदाहरण क्या लिखा था बेटा? यहां पर दूसरा उदाहरण लिखा था मैंने। क्या दूसरा उदाहरण अभी बताया था आपको कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस, जिसमें क्या डाला था आपने? पोटेशियम आयोडाइड डाला था, पोटेशियम आयोडाइड का घोल डाला था। तो ये भी एक्वस स्टेज में होगा, घोल है। ये भी एक्वस स्टेज में होगा, ये भी घोल है। रिएक्शन हुई थी मेरे लाडलो और यहाँ पर बना था PbI2, पीला रंग का श्वेत अवशेष बना था ठोस अवस्था में। और यहाँ पर आपका बना था KNO3, जिसको आप क्या बोल रहे थे? लेड नाइट्रेट बोल रहे थे।
इस समीकरण को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां पर अभिकारक में लेड तत्व के कितने परमाणु हैं? केवल एक परमाणु है। उत्पाद में भी लेड तत्व पीबी के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। नाइट्रोजन के देखिए बेटा, यहाँ पर 2 बार है तो n 2 से गुणा होता है, तो नाइट्रोजन तत्व के कितने परमाणु? 2 परमाणु। यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व के कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 दूनी 6, NO3 का उल्ट वाइस 3 दूनी 6। यहाँ पर ओनली कितने हैं? 3 परमाणु है। यहाँ पर पोटेशियम का कितना है? 1 है। इधर भी पोटेशियम का कितना है? 1 है। यहाँ पर आयोडीन के कितने हैं? सिंगल। और यहाँ पर आयोडीन के कितने हैं? 2 परमाणु हैं। तो दोस्तों अभिकारक और उत्पादों में तत्वों की परमाणु की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो ऐसी समीकरण आपकी क्या कहलाती है? ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब किसी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक है उन अभिकारकों के तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उत्पाद में और अभिकारक में तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं, अगर भिन्न भिन्न है, इस समीकरण को क्या कहा जाता है? ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी ढांचा रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना आवश्यक है। इसको एक संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना आवश्यक है। तो वो क्यों आवश्यक है वो भी अपन बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये तो पूरा समझ में आया होगा आपके कि ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है। कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसी समीकरण आपकी कंकाली समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाया है। अब और बात करना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि आपके पास में ढांचा रासायनिक समीकरण आई है। ढांचा रासायनिक समीकरण इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि ढांचा, क्वेश्चन क्या है बेटा? कि ढांचा रासायनिक समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके सामने जो ढांचा रासायनिक समीकरण आई है तो संतुलित करना क्यों आवश्यक है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं अब तक जो पूरा पढ़ा है वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। 100% वादा करता हूं आपसे, अगर पूरे नोट्स बनाओगे, अच्छे से कवर करोगे तो आपको 0 से 100 तक ले जाने की जिम्मेदारी बस मेरी है। आप सभी लोगों को मेरे साथ लगातार मेहनत करना है, सभी नोट्सों को बराबर बनाना है और अच्छे से उनका रिवीजन करना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक तो दोबारा से वीडियो को देख के उसको रिवीजन करना है। लेकिन अभी अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर और कि ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका मैं रीजन बताना चाहूंगा कि ढांचा रासायनिक समीकरण आप समझ ही चुके हो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनके तत्व के परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु संख्या अगर समान नहीं है तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? ढांचा रासायनिक समीकरण। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा संतुलित करना क्यों आवश्यक है। किसी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि होती है और नहीं द्रव्यमान में
द्रव्यमान में कमी होती है, नहीं द्रव्यमान में कमी होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को तथा उत्पादों में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को तथा उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। डाचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आपने पढ़ा अभी कि डाचा रासायनिक समीकरण क्या होती है दोस्तों? डाचा रासायनिक समीकरण ये होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनमें तत्व के परमाणु की संख्या और अभिकार को क्रिया करने से जो उत्पाद बन रहे हैं उनमें तत्वों के परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं डाचा रासायनिक समीकरण। लेकिन इसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो किसने दिया था? जो दिया था लेवोसिये नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? लेवोसिये नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन्हें कहा जाता है रसायन विज्ञान का पितामह। जिन्हें क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पितामह। पितामह किसे कहा जाता है? जैसे अर्जुन के दादाजी का नाम था भीष्म पितामह, वैसे ही रसायन विज्ञान के जो पितामह है वो कौन है बेटा? लेवोसिये हैं। तो इन्होंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम और क्या बोला कि कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके दौरान अभिकारकों का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान किनका होना चाहिए? उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए। जितना अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए? उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। और ये कब हो सकता है? ये जब हो सकता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक में तत्व के परमाणु की, अरे यार बेटा अभिकारक क्रिया करके ही तो क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। मतलब अभिकारक ही तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। नया पदार्थ तो नया पदार्थ नया बन सकता है लेकिन तत्व और परमाणु तो समान ही होंगे ना। जैसे इधर आयोडीन है इधर पोटेशियम है तो उधर भी आयोडीन पोटेशियम जरूर आपको मिलेगा। ऐसा तो ही नहीं कि आपने अभिकारक तो आयोडीन और पोटेशियम का लिया और आपको डायरेक्ट लेड मिल रहा है, सीसा मिल रहा है, बेरियम मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपके पास में अभिकारक पोटेशियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है तो आपको उत्पाद में भी ये तत्व के परमाणु जरूर नजर आएंगे। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहना चाह रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको ये बताना चाह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि होती है और न ही द्रव्यमान में कमी होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्व के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इस नियम को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसलिए ही डाचा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि डाचा रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं समझाना चाहूंगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए पूरे को एक सेकंड के लिए। तो दोस्तों ये बात हो चुकी है डाचा रासायनिक समीकरण की। द्रव्यमान संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन से नियम का पालन करेगी? वो नियम कौन सा है? वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, सुरक्षित रहता है। अर्थात अभिकारकों में तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान रहती है। तो बेटा इसको उदाहरण के तौर पे मैं और बताना चाहूंगा आपको। नेक्स्ट थोड़ा सा जैसे यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम में बताना चाहता हूँ आपको एक बार और बेटा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान
संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बार और इधर समझा देता हूं मैं आपको कि मैंने पहले ही बता दिया, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो वो समीकरण कैसी होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। जैसे कोयले का दहन किया आपने, कार्बन लिया, कोयला लिया, इसकी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में बर्निंग की, तो आपका यहाँ पर दहन करने पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर कौन सी गैस बनी? CO2 गैस बनी, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस समीकरण में आप देख सकते हो इधर कितने कार्बन के तत्व के परमाणु हैं? कार्बन तत्व के एक परमाणु हैं। इधर भी कितने परमाणु हैं? कार्बन तत्व का एक परमाणु है। इधर भी ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। इधर भी ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। अर्थात अभिकारकों में और उत्पाद में, अभिकारकों में और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है? समान है। अतः ये कौन से किसका पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। जैसे दूसरी है मैग्नीशियम, इसका दहन किया, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में दहन करने पर आपका क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये एक ढांचा रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित कैसे करते हैं वो नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन इसको संतुलित कैसे कर सकते हैं कि इधर Mg है, एक मैग्नीशियम तत्व का कितना परमाणु? एक परमाणु। इधर भी मैग्नीशियम तत्व का कितना परमाणु? एक परमाणु। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? दो परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन का कितना है? ओनली सिंगल परमाणु है। तो ये ढांचा रासायनिक समीकरण हुई। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आगे 2 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? दो ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणु हो गए, लेकिन इधर मैग्नीशियम के दो हो गए। तो अब आगे इधर कितने लगा दूंगा? दो। तो ये भी कौन सी समीकरण हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी कौन सी समीकरण हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में तत्व के परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्व के परमाणु की संख्या क्या रहती है? यहाँ पर देख लो बेटा, मैग्नीशियम तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। इधर भी देख लो मैग्नीशियम तत्व के कितने हैं? 2 है। इधर भी ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? 2 है। और उत्पाद में भी ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं? 2 है। तो ये दोनों ही समीकरण किसका पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। इस कारण द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है वही समीकरण संतुलित समीकरण होती है। इसलिए ढांचा रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके बारे में दोस्तों और बताता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में उम्मीद करता हूं अब तक पढ़ा चुका हूं। कितने पॉइंट? सबसे पहले पढ़ाया आपको शब्द समीकरण कैसे लिखा जाता है। शब्द समीकरण के बारे में पूरा बता दिया आपको। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बात की अपन ने कि ढांचा रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। ढांचा रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। ढांचा रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। अब और बात करूंगा बेटा मैं थोड़ी सी और। अब एक और बात हो गई, इसमें लास्ट पॉइंट रह गया रासायनिक समीकरण में, वो क्या रहा? वो ये रहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। यह तो मैंने अभी बता दिया कि वो समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है दोस्तों? अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकार को तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या
समान होती है, तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, समान होती है, तो ऐसी समीकरण को, ऐसी समीकरण को, तो ऐसी समीकरण को क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? दोस्तों, ऐसी समीकरण को संतुलित, संतुलित रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और यह समीकरण किसका पालन करती है? यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का, संरक्षण के नियम का पालन करती है। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। मेरे लाडलो, अंतिम बात आ गई आज की कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अब तक मैंने बहुत बातें की आपसे, इस बात को आपके मन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं पूरे मन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। जितना पसीना मैं बहा रहा हूं उतना पसीना क्या, अगर इसका थोड़ा सा भी % आप काम कर लोगे, मैं आपसे वादा करता हूं आपको उस लेवल पे लेके चला जाऊंगा जहां पर केवल 100 आते हैं। केवल कितने आते हैं बेटा? 100 आते हैं। तो पूरा ध्यान से देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उपस्थित अभिकारक है तथा उत्पाद है, उनमें तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, तो इसी समीकरण को क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और यह समीकरण किसका पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको बता ही देता हूं, एक उदाहरण तो यहाँ पर बताना चाहूंगा बेटा। उदाहरण क्या बताऊं यहाँ पर बेटा? आपको अभी तक बता चुका हूं मैं, पहले भी बताया मैंने। जैसे जैसे आपको मैं बता दूं कि जो आपका बेरियम क्लोराइड होता है, या नहीं तो आपका भी बताया था कि पोटेशियम, पोटेशियम लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट आपने पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डाला था, इसलिए एक मत ले रहा हूं मैं। लेड नाइट्रेट के घोल को आपने पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डाला था, तो यहाँ पर PbI2 बन रहा था। PbI2 जो पीला अवशेप था, कैसा अवशेप था? पीला रंग का अवशेप, पीला रंग का अवशेप था। साथ में यहाँ पर बन रहा था KNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन बनने वाला है। अभी तक ये समीकरण कैसी है? ये समीकरण है डाचा रासायनिक समीकरण, जिसको आप कंकालीन समीकरण भी कह सकते हो, जिसको आप असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हो, क्योंकि अभिकारक में और उत्पाद में तत्व क्या समान नहीं है। यहाँ पर मेरे लाडलो देख लो ना, पीबी इतना किधर एक, इधर भी पीबी कितना एक है, इधर एन कितने हो गए? नाइट्रोजन 2 है, उधर नाइट्रोजन ओनली आपको नजर आ रहा होगा, ओनली सिंगल। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी कितने लगा दो? 2 लगा दो। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। पोटेशियम इधर कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी पोटेशियम कितने लगा दोगे? 2 पोटेशियम लगा दोगे। आयोडीन इधर कितने हैं? इधर भी आयोडीन 2 है, इधर भी आयोडीन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6। इस टाइम ये जो समीकरण है, ये किस प्रकार की समीकरण है बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, इसको संतुलित कैसे किया जाता है, आने वाला टॉपिक अपना यही है कि किस प्रकार किसी भी असंतुलित या डचा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण आपकी पूरी समझ में आई होगी। अब तक के जितने भी बिंदुओं पे मैंने बात की, उन बिंदुओं को एक बार और मैं बता देता हूं। आज किसके ऊपर बात की? सबसे पहले मैं आपको जो अभी तक आपने बात की है उसको एक बार रिवीजन के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, कि रिवीजन के तौर पे अभी तक अपन ने किस किस पॉइंट पे बात की। सबसे पहले बात की अपन ने परिवर्तन के बारे में, और परिवर्तन मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण भी बताया मैंने आपको, क्या? जल से बर्फ का बनना, या नहीं तो ऐसे बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो बेटा? आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो आप, यहाँ पर ही बोल सकते हो बर्फ से जल का बनना,
बर्फ से जल का बनना तथा जल से जल वाष्प का बनना, जल से जल वाष्प का बनना। केवल यहाँ पर पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन आ रहा है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी बात की मैंने रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या बताया, उदाहरण भी बहुत सारे बताए हैं। जैसे लोहे के तवे को, लोहे के तवा होता है, लोहे का तवा या कील को वायुमंडल में आर्द्र नमी की उपस्थिति में, आर्द्र नमी की उपस्थिति में, आर्द्र नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर जंग लगना। इसके अलावा यहाँ पर परिवर्तन तो होगा ही सही, लोहे के ऊपर कील छोड़े जंग लग जाएगी, पूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। दूसरा इसका उदाहरण ये है कोयले का दहन। तीसरा उदाहरण ये है कि गर्मियों के दिनों में दूध को खुला रखना। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, केवल एक दिशा में चलते हैं। एक बार मूल पदार्थ से नया पदार्थ बन गया तो कभी भी नए पदार्थ से मूल पदार्थ नहीं बना सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, मतलब ऐसे ना बर्फ से जल भी बन सकता है और जल से वापस क्या बन सकती है, बर्फ, मतलब आगे की तरफ भी चलते हैं और पीछे की तरफ भी चलते हैं। ये बात की पहला पॉइंट ऐसा पढ़ाया मैंने। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत, एक बार रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपका माइंड काम कर सके। पहला संकेत क्या है, अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है रंग में परिवर्तन होता ही नहीं होता, पीला अवशेप बन रहा था वहां पर, रंग में परिवर्तन। तीसरा बताया था मैंने तापमान में परिवर्तन होता, मैंने बताया यहाँ पर बेटा क्या कि अवशेप का बनना, ऐसी कुछ आपसे बातें की थी। आज अभी तक केवल 2 पॉइंटों के बारे में मैंने दोबारा रिवीजन करवाया, परिवर्तन 2 प्रकार से और रासायनिक अभिक्रिया होने की ये कुछ संकेत थे। इसके बारे में और क्या पढ़ाया आपको मैंने, और भी पढ़ाया बेटा, एक बार इनको देख लीजिए आप कि सर ने अभी तक दोबारा में क्या क्या आपको रिवीजन करवा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं इसके बारे में बेटा। इसके बाद मैंने आपसे क्या बात की बेटा, इसके बाद में मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी समीकरणों के बारे में। तो पहली कौन सी समीकरण, शब्द समीकरण के बारे में बात की और आपको उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात की मैंने कि ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होती है, सॉरी बेटा यहाँ पर मैंने बात की थी, दूसरी बात की थी जो आपसे की थी रासायनिक समीकरण के बारे में, उम्मीद करता हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में भी आपको पूरा समझ में आया होगा। तीसरा मैंने बात की ढांचा रासायनिक समीकरण के बारे में, और चौथी मैंने बात की वो कि ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्यों आवश्यक है, ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और इसके बारे में मैंने बात की, इसके लास्ट में 5वां जो पॉइंट बात की थी वो क्या बात की थी बेटा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। और लास्ट में मैंने अभी बात की थी 6ठी पॉइंट यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, अब तक अपन ने इतनी सारी बातें कर ली है। तो बेटा और बात करेंगे अभी तो
इन पॉइंटों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं और अब अपन आ गए हैं संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपने पढ़ ली, लेकिन आपके सामने एक समस्या आई होगी ढांचा रासायनिक समीकरण की, कि एक जो ढांचा रासायनिक समीकरण होती है उसको किस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण में बदला जाता है, उसके कुछ स्टेप होते हैं, उनके बारे में मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो बात करते हैं। तो बात कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक उदाहरण आपको अभी ये बताया था, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा बेटा। PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसको आप क्या बोल रहे हो, लेड नाइट्रेट। क्या बोल रहे हो, लेड नाइट्रेट प्लस यहां पर आपकी क्या करवाएगी, ये एक्वस और ये भी एक्वस, इसका नाम था पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन हुई थी मेरे दोस्तों किसके साथ, रिएक्शन होने पर यहाँ पर एक पीले रंग का अवशेप बना था PbI2 और इसको सॉलिड स्टेट में अवशेप जम गया था, इसलिए पीला रंग का अवशेप बना था। पीला रंग का अवशेप अविलेय अवशेप बना था, अविलेय अवशेप बना था मेरे भाइयों। और यहाँ पर आपका बना था KNO3 का घोल, पोटेशियम नाइट्रेट का घोल बना था। अब मेरे भाइयों अब इस समीकरण को संतुलित करना है, तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उन पॉइंटों से आपको समझना है। पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम, जहां से मैं कह रहा हूं वहां से बात करनी है। सर्वप्रथम धातु परमाणुओं को ही संतुलित करना है। सर्वप्रथम धातु परमाणुओं को, या ऐसे भी लिख सकते हो कि सर्वप्रथम उनको संतुलित करना है, जो मैं कह रहा हूं वैसे संतुलित करो आप। तो बेटा कि सर्वप्रथम धातु परमाणु से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बेरियम, ठीक है, बेरिलियम, लिथियम, गोल्ड, Au, इसके अलावा Pb, लेड, Hg आदि, ये जितने भी तत्व लिख रहा हूं ना मैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, Ag बेटा, बेरियम, बेरिलियम, लिथियम, गोल्ड, लेड या सीसा बोलते हैं, सिल्वर या लेड या सीसा, और Hg मरकरी या पारा, इनको क्या किया जाता है, वो संतुलित किया जाता है, वो संतुलित किया जाता है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, अपन धातु परमाणुओं को संतुलित करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि धातु परमाणुओं के बाद में, धातु परमाणुओं के बाद में, धातु परमाणुओं के बाद में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाएगा। अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम धातु परमाणु, उदाहरण मैंने बताए और भी बहुत सारे 90 धातु में टोटल, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बेरियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ये सब कौन से परमाणु हैं, धातु परमाणु हैं। बेरिलियम, लिथियम, गोल्ड, लेड या सीसा, मरकरी या पारा को संतुलित किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि धातु परमाणु के बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी अन्य परमाणु आ रहे हैं अभिकारक और उत्पाद में, उनको संतुलित किया जाता है। और तीसरे पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा बेटा, तीसरा पॉइंट एक बार इनको नोट आउट कर लेना, पूरा अच्छी तरह से पूरा पढ़ लेना, 100% है। आज के बाद में आपको डर भी नहीं लगेगा, और प्रत्येक रासायनिक समीकरण को, मेरा वादा है आपसे, प्रत्येक रासायनिक समीकरण को आप कुछ मिनटों में ही संतुलित कर दोगे। लेकिन एक बार मेरे दोस्तों, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़ लीजिए। वादा कर रहा हूं आपसे, एक भी ऐसी रासायनिक समीकरण नहीं होगी जिसको आप संतुलित नहीं कर पाओगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का डर छोड़ दोगे आप, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन बस इसको एक बार, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, इन पॉइंटों पे गौर कीजिएगा। सर्वप्रथम धातु परमाणु को संतुलित करेंगे, और धातु परमाणु के बाद में
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य धातु परमाणु को संतुलित किया जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखना बेटा, तीसरा पॉइंट यहां पर लिख देता हूं मैं। तीसरा जो आपका पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, तीसरा पॉइंट आपका यह होगा, तीसरे पद में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु को संतुलित किया जाता है। तीसरे पद में ऑक्सीजन तत्व के परमाणु को संतुलित किया जाता है। अब देरी नहीं करेंगे, अब वो पल आ गया जब मैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखा दूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने लिया था, उसको मैं बता रहा हूं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, और यहां पर आपका बन जाएगा PbI2 अवशेप, और यहां पर बन जाएगा आपका KNO3 एक्वस, ये भी आपका सॉलिड, ये भी आपका एक्वस, और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन। जलीय भी लेने हैं इसलिए मैं यहां पर एक्वस लगा रहा हूं। सबसे पहले एक डिब्बा बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में इधर तो लिखेंगे अभिकारकों में तत्व के परमाणु की संख्या, अभिकारकों में तत्व के परमाणु की संख्या, और इधर लिखेंगे बेटा उत्पाद में तत्व के परमाणु की संख्या, तो सबसे पहले आप धातु परमाणु देखो तो यहां पर लेड धातु है Pb को क्या बोलते हो, सीसा या लेड। इसमें कितने परमाणु हैं लेड तत्व के, एक ही है, तो यहां पर कितना लिख दोगे, एक। दूसरा यहां पर क्या है बेटा, पोटेशियम भी धातु है, के को आप क्या बोलो, पोटेशियम बोलोगे। पोटेशियम के कितने हैं बेटा, पोटेशियम का भी एक ही है, एक। तीसरा आप क्या लिखोगे यहां पर बेटा, आप लिखोगे आयोडीन या नाइट्रोजन में से कोई सा भी लिख सकते हो। ये नाइट्रोजन के कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन के भी यहाँ पर है 2। चौथे में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर चौथे में आप लिखोगे आयोडीन के कितने हैं, आय को बोलते हैं आयोडीन, और आयोडीन के कितने हैं बेटा, आयोडीन के भी यहाँ पर है 1। के बाद में लास्ट अभिकारक में जो तत्व के परमाणु हैं वो है ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के यहाँ पर है 6। तो अभिकारक में लेड तत्व के कितने परमाणु, 1 परमाणु, पोटेशियम तत्व के कितने परमाणु, 1 परमाणु, नाइट्रोजन तत्व के कितने परमाणु, 2 परमाणु, आयोडीन तत्व के कितने परमाणु, 1 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने हैं 6। अब उत्पादों में भी देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात की, पीबी की कितने हैं, 1, मतलब ये तो बराबर है। दूसरी बात करेंगे पोटेशियम का भी कितना है, 1। तीसरी बात इधर किसकी की बेटा अपन ने, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का कितना, उधर इधर नाइट्रोजन के 2 है, उधर नाइट्रोजन का 1, ठीक है। यहाँ पर चौथे पद में बात करते हैं बेटा आयोडीन की इधर कितने हैं, आयोडीन के यहाँ पर है 2, और इधर आयोडीन का कितना है, ओनली बेटा 1 है। इसके बाद में 5वें पॉइंट में मैं बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर ऑक्सीजन के हैं 3, और इधर ऑक्सीजन के हैं ओनली, इधर है 6। तो बेटा अब इन सबको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी असंतुलित समीकरण होती है कोई भी असंतुलित समीकरण होती है, उस असंतुलित समीकरण में एक बॉक्स तैयार करना है। अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या लिखनी है, और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या लिखनी है। सबसे पहले धातु परमाणुओं को लिखना है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु या धातु परमाणु को लिखना है, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, अपने आप हाइड्रोजन तो क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। अब आपके सामने ये आ चुका है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि किस प्रकार इसको संतुलित करेंगे। आप जो जरा देखिए ध्यान से, लेड तो इधर भी 1 है और लेड तो इधर भी 1 है, मतलब ये संतुलित है। पोटेशियम इधर भी कितने हैं, 1, और इधर भी पोटेशियम कितने हैं, 1, ये भी क्या है बेटा आपका संतुलित है। अब ध्यान से देखिए, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन है 2, और उधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, उधर 3, उधर 2 नाइट्रोजन करना है। उत्पाद में कितने नाइट्रोजन करना है, 2 नाइट्रोजन करने के लिए इस पूरे KNO3 को कितने से गुणा कर दूंगा, पूरे KNO3 को कितने से गुणा कर दूंगा बेटा, मैं 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे 2 से गुणा करूंगा तो अब नाइट्रोजन कितने हो गए, इधर 2 हो गए।
इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जरा ध्यान से देखिए, इधर लेड 1, इधर भी लेड 1, इधर पोटेशियम 1, अब इधर पोटेशियम कितने हो गए, 2। लेकिन पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इधर भी कितने हैं, 2 है। अब नाइट्रोजन इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन अब पोटेशियम तत्व के परमाणु कितने हो गए, इधर 2 परमाणु हो गए। कितने परमाणु हो गए, 2। तो इधर भी पोटेशियम 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। अब पूरी समीकरण को ध्यान से देखिए मेरे लाडलो, ये जो पूरी समीकरण है, क्या पूरी समीकरण बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है गुरुजी। कैसे नहीं है बिल्कुल। इधर भी लेड कितना, इधर लेड 1 है, इधर भी लेड कितना, इधर भी लेड 1 है। इधर सर पोटेशियम कितने हैं, अभी 2 है सर। इधर भी पोटेशियम कितने हैं, 2 है। इधर सर नाइट्रोजन के कितने हैं, टोटल 2 है सर। इधर भी नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 है सर। इधर ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं, 3 दूनी 6। इधर भी सर ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु हैं, 3 दूनी 6 परमाणु हैं। पूरी समीकरण कैसी हो गई, ये पूरी समीकरण कैसी हो गई बेटा, संतुलित समीकरण हो गई। इसको आप चाहो तो बड़ी स्टेप में भी समझ सकते हो। कैसे, मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में समझा सकता हूँ। मैंने क्या किया था, जो आपकी मूल समीकरण थी उसमें पहले 2 से गुणा इधर कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये दोनों तो संतुलित थे ना शुरू में। फिर मैंने नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन संतुलित पूरे KNO3 को कितने से गुणा कर दिया था, 2। इस प्रकार कि पीबी शुरू में ऐसा था सीन अपना, पीबी शुरू में ऐसा था बेटा। आपको जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या समझ में नहीं आ रहा था, उनको मैं पूरा बता दूंगा कैसे क्या दिक्कत आ रही थी। कि शुरू में ये था पीबी KNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, इधर था PbI2 प्लस KNO3, ऐसा ही था ना बेटा। अब ये अभी इस टाइम असंतुलित है, क्योंकि ऊपर वाली तो संतुलित कर दी मैंने, लेकिन इसमें लेड लेड बराबर है दोनों तरफ, पोटेशियम पोटेशियम भी बराबर है। लेकिन दिक्कत आ रही थी, इधर नाइट्रोजन 2 थे और उधर नाइट्रोजन केवल 1 ही था। तो नाइट्रोजन तत्व को संतुलित करने के लिए, नाइट्रोजन तत्व को संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया था, करने के लिए जो आपको KNO3 है इसको 2 से गुणा किया। कितने से गुणा, 2 से गुणा। आप समझ रहे हो, होल ट्वाइस प्लस KI और प्लस एरो PbI2 और यहाँ पर 2 KNO3। जैसे 2 KNO3 किया, नाइट्रोजन 2 तो हो गए, लेड भी 1 ही है दोनों तरफ, लेकिन इधर पोटेशियम भी कितने हो गए थे, 2। फिर मैंने 2 से और गुणा किसको कर दिया था, इधर K को कर दिया था। जैसे 2 पोटेशियम को इधर 2 लगाया, आयोडीन भी इधर 2 हो गए, उधर भी आयोडीन क्या हो गए, तो इस प्रकार पूरी समीकरण क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। दोस्तों बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप इसको और फास्ट कर पाओगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस मांगती है चीजें। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा यहाँ पर। तो पहले जो मैंने बताया रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, पहले धातु परमाणु को संतुलित करेंगे, फिर धातु परमाणु को छोड़कर दूसरे पद में ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को, अन्य तत्व के परमाणु को संतुलित किया जाता है। तीसरे में ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। जैसे ऑक्सीजन संतुलित होता है, हाइड्रोजन तो अपने आप ही संतुलित हो जाता है। जैसे मैंने समीकरण नंबर ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली को आपको बैलेंस करके दिखाया। और बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है वायु में जलाने पर। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन आपका क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। इधर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था बेटा, क्वेश्चन ये था आपका कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से, पूरा और ढंग से लिखूं तो रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, कैसे आंसर दोगे। मैंने शुरू में भी समझाया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसमें मैग्नीशियम धातु होती है, वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेती है, जिससे मैग्नीशियम धातु अक्रियाशील हो जाती है।
इस कारण उसको रगड़कर साफ किया जाता है। आंसर कैसे लिखोगे कि मैग्नीशियम 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 धातु अत्यधिक मैग्नीशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। मैग्नीशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। मैग्नीशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील तत्व है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर एक अक्रिय एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की का सूत्र होता है MgO की परत का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण मैग्नीशियम धातु अक्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण मैग्नीशियम धातु अक्रियाशील हो जाती है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, वो आता है ना बेटा एयर पिंजर करने वाले जो रगड़ते हैं ट्यूब को, एयर पिंजर निकालने वाले जो रगड़ते हैं ना, तो बोला जाता है रेगमाल। तो मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का PYQ है बेटा, बोर्ड एग्जाम राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे। आप भी जानते हो कि मैग्नीशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। ये वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर लेती है और नॉर्मल टेम्परेचर तो मिलता ही है। तो जब भी मैग्नीशियम नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बुरी परत बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। अब मैग्नीशियम तत्व के मैग्नीशियम धातु के ऊपर तो कौन सी परत आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब उसका दहन हो पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए ही तो रेगमाल के कपड़े से या रेगमाल से रगड़कर, थोड़ी देर रगड़कर मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। बताओ आया नहीं आया, 100% आया होगा, 100% ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके पूरे नोट्स बनाइए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर यह है कि मैग्नीशियम धातु अत्यधिक अक्रियाशील तत्व है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण मैग्नीशियम धातु अक्रियाशील हो जाती है। अतः वायु में जलाने से पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये पूरा आपने नोट डाउन किया होगा, पूरा समझ में भी आया होगा। इसके बारे में और बात करते हैं दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात है क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन और बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बेटा हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2 गैस और यहाँ पर क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2 गैस। और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बनेगा सर, H+ तो हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं, क्लोराइड आयन को क्या बोलते हैं, Cl-। ये Cl- कौन सा आयन है बेटा, क्लोराइड आयन। ये Cl- कौन सा आयन है,
क्लोराइड आयन। तो जैसे H प्लस और Cl माइनस संपर्क में आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपकी। अब इसमें संतुलित करने में क्या है, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2, इधर भी क्लोरीन के कितने 2, तो आगे कितने से गुणा कर दो 2 से, तो ये पूरी क्या हो गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। दूसरा आपका क्या है बेटा, दूसरा है कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरे में बात करना ही पड़ेगा बेटा। दूसरा ये है बेरियम क्लोराइड, आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेटा दूसरे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, दूसरा क्वेश्चन कि यहां पर सब सिखा दूंगा मैं आपको बस। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और अभिक्रिया होने पर उत्पाद क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपके शब्द समीकरण दे रखी है क्वेश्चन में, और पहले तो इसको आप बदलो रासायनिक समीकरण में। कैसे बदलते हैं कि सर आपने सिखाया था कि Ba के ऊपर होता है +2 आवेश और क्लोराइड के ऊपर होता है Cl-। इसको बोलते हैं बेरियम आयन और इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। सर आवेश अलग अलग है तो क्या होगा, क्रॉस गुणा होगा, क्रॉस गुणा होगा तो एक इससे गुणा होगा तो Ba और 2 इससे गुणा होगा तो Cl2। ये क्या बन गया आपका बेरियम क्लोराइड, ये क्या बन गया आपका बेरियम क्लोराइड। और दूसरा सर आपका क्या दे रखा है, इधर एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है। सर एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन होता है +3 चार्ज और सल्फेट आयन होता है आपका SO4-2। SO4-2 को बेटा बोलते हैं सल्फेट आयन। यहाँ पे भी सर आवेश अलग अलग है, क्रॉस गुणा होगा, 2 किसी गुणा होगा Al से, तो सर Al2 ऐसा ऋण आयन आ जाए, ऐसा ऋण आयन आ जाए जिस ऋण आयन में 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो। जब कभी भी ऐसा ऋण आयन आ जाए जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हो और इस ऋण के साथ में हो जिस पर ऋण आयन से ज्यादा आवेश हो, तो हमेशा ऋण आयन को कोष्टक में रखेंगे SO4 और 3 को यहां से गुणा करेंगे। इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका क्या नाम हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। और आपका फिर क्रॉस गुणा रिएक्शन हो रही है और आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो बेटा बेरियम के भी ऊपर बताया, बेरियम के ऊपर कितना आवेश +2, बेरियम के ऊपर कितना +2 और SO4 पे वापस कितना -2। तो बेटा कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा तो आपका क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सर एल्यूमिनियम पे +3 और क्लोराइड पे माइनस, क्रॉस गुणा होगा, क्रॉस गुणा होगा। अब आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि सर अभी आपने बताया कि ऐसा ऋण आयन आ जाए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो और जिस पर धनायन से कम आवेश हो, उसको किस में रखेंगे, कोष्टक में। तो सर यहाँ पर भी तो धनायन पर ही ज्यादा आवेश है, ऋण आयन पे तो कमी है, इसको भी कोष्टक में रखेंगे। नहीं लाड़ लो, क्योंकि यहाँ पर केवल तत्व कितना है, एक ही है, और वो तत्व किसका है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो Cl का है। किसका है, Cl का। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, Al को केवल 1 से गुणा करेंगे और Cl को गुणा करेंगे 3 से, और ये आपका बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस पूरी समीकरण को एक साथ लिखना चाहूंगा, कैसे बनाया, BaCl2 प्लस आपका क्या बन रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस, रिएक्शन हो रही है और आपका क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस आपका क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। मेरे भाइयों ये तो आपकी समीकरण बनी है, लेकिन अभी जो ये समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, इस समीकरण को मैं 100% कंकाली समीकरण कह सकता हूं। क्यों है ये कंकाली समीकरण, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि सर अभी कारक में देख लो, इधर बेरियम कितना 1, इधर भी कितना 1, लेकिन सर ऑक्सीजन 4 12, इधर केवल कितने बेटा 4 ही, इधर क्लोरीन कितने 3, इधर क्लोरीन कितने 2, अनबैलेंस है ना। इसलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिब्बा। अभिकारकों में किसकी संख्या, अभिकारकों में तत्व के परमाणु की संख्या, अभिकारकों में तत्व के परमाणु की संख्या, और कौन सी है बेटा, सबसे पहले आप लिखो बेरियम, बेरियम का कितना 1, बेरियम 1 ही है। दूसरे नंबर पे आप लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने सर 2। तीसरे नंबर पे आप लिखो क्लोरीन, क्लोरीन
क्लोरीन के कितने सर 2। चौथे नंबर पे आप लिखो बेटा सल्फर। सल्फर के कितने बेटा 3, बाहर है ना, 3 से गुणा होगा नहीं होगा, ठीक है बेटा। और 5वें नंबर पे आप क्या लिखोगे बेटा, 5वें नंबर पे लिखो आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी कितने बेटा 12। ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर 12 है। कहां से है, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन के 12 कहां से हैं। ऑक्सीजन के 12 कहां से हैं मेरे दोस्तों, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, ये तो मार कर ही काम करना बंद हो गया। अब देखो ऑक्सीजन को यहाँ पर चलो मैं 12 कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, कैसे 4×3=12। ये 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 आया नहीं आया, बात हो गई अभिकारकों की। अब बात करूंगा बेटा उत्पाद में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या कैसे, उत्पाद में कैसे देखेंगे, बेरियम कितने इधर भी सर, बेरियम यहाँ पर Ba है, यहाँ पर एक ही है ना बेटा, उत्पाद इनको ही कहते हैं ना, इधर वाले हिस्से को RHS को, ये LHS है अभिकारक। बेरियम कितना 1 सर। दूसरे नंबर पे बात की थी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम कितना 1 सर। तीसरे नंबर पे बात की थी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन कितने सर, यहाँ पर क्लोरीन है बेटा कितने 3। और चौथे नंबर पे बात की थी सर सल्फर की। सल्फर कितने हैं सर इधर, सल्फर बेटा 1 ही है बेचारा। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है सर यहाँ पर 4। ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो बेटा कह सकता हूं ये कौन सी समीकरण हो गई, कंकाली समीकरण हो गई, क्योंकि इसमें अभिकारकों में तत्व के परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है ना बेटा। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। अब 100% इसको क्या बनाना है, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले धातु परमाणु देखते हैं। बेरियम कितना है इधर 1, इधर भी बेरियम कितना है 1, इधर एल्यूमिनियम कितना है, इधर एल्यूमिनियम बेटा कितने हैं 2 है। और सर इधर एल्यूमिनियम कितना है, इधर एल्यूमिनियम केवल 1 ही। तो इधर भी एल्यूमिनियम कितना करना है, इधर भी एल्यूमिनियम की संख्या 2 करना है। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम की संख्या कैसे की जाती है, कि जहां पर कम है उस पूरे सूत्र को कितने से गुणा कर दो मेरे दोस्तों, 2 से गुणा कर दो। तो 2 को किससे गुणा करेंगे, पूरे LCl3 को 2 से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर 2 लगाऊंगा, 2 लगाते ही एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए बेटा, एल्यूमिनियम भी यहाँ पर 2 हुए या नहीं हुए, 100% हुए गुरुजी, क्योंकि इधर एल्यूमिनियम 2 थे, इधर भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, इधर भी बेरियम कितना 1, इधर भी बेरियम कितना 1। धातु परमाणु खल्लास हो चुके हैं, इनका सफाया कर दिया है। अब बात करते अन्य परमाणुओं की। तो बेटा पूरी समीकरण को दोबारा से ही देखेंगे। इधर बेरियम संतुलित, इधर भी बेरियम संतुलित, इधर भी एल्यूमिनियम संतुलित, इधर भी एल्यूमिनियम संतुलित। अब अन्य की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इधर देखो बेटा कितने हैं, इधर क्लोरीन है 2 और इधर क्लोरीन कितने हो रहे हैं 3 2 है। उत्पाद में क्लोरीन तत्व के परमाणु कितने हो गए 6 हो गए। तो इधर भी 6 करना है, तो कैसे करेंगे, इधर कहां नजर आ रहा है अभिकारक में क्लोरीन कहां नजर आ रहा है मेरे लाडलो, BaCl2 को ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन नजर आ रहा है नहीं आ रहा, कितने नजर आ रहे हैं 2 नजर आ रहे हैं। इधर कितने देखे आपने सर 3 2 6, तो कितने से गुणा करोगे 3 से गुणा करोगे नहीं करोगे, यहाँ पर 3 2 6 हुए नहीं हुए, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा आपका, अब बचा ओनली सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर पे जरा अभिकारक में ध्यान से देखिए, सल्फर के कितने परमाणु हैं, सल्फर के यहाँ पर 3 परमाणु, बाहर पोस्टक के बाहर 3 है, वो अंदर वाले से पूरे से गुणा होगा। सल्फर की इधर 3 है, इधर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर ओनली सल्फर के कितने हैं 1। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जैसे बेरियम को इधर से 3 से गुणा किया, इधर बेरियम अकेला रह गया, तो इसको भी 3 से गुणा करोगे नहीं करोगे, तो इधर भी बेरियम 3 हो गए, सल्फर भी अब कितने हो गए 3 हो गए। और ऑक्सीजन भी चेक कर लेना, ऑक्सीजन भी चेक कर लेना, 4×3=12 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। ये जो पूरी समीकरण लिख रखी है ये पूरी की पूरी एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुकी है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अभिकारक में तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्व के परमाणु की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। आप जरा ध्यान से देखिए, सारे परमाणु बराबर है, बेरियम के 3, इधर भी बेरियम के 3, क्लोरीन की 3 2 6, इधर भी क्लोरीन के 3 2 6, एल्यूमिनियम की कितने इधर, एल्यूमिनियम की इधर भी 2 है, और इधर भी एल्यूमिनियम के कितने हैं बेटा 2 है। इधर सल्फर के देखो बेटा कितने हैं, सल्फर के 3, इधर भी सल्फर के कितने हैं 3, और ऑक्सीजन के 4×12, ऑक्सीजन के इधर भी कितने हैं 4×12, और यहाँ पर बेटा क्लोरीन 3 2 6। पूरे समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्व के परमाणु की संख्या समान है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपको अंतिम बार कहना चाहता हूं, इस वीडियो में आपने आज बहुत सारी बातें की है। जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का जो बेसिक होता है, उस पूरे बेसिक को आप तक पहुंचाया है।
मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब तक जो आपने और मैंने जो पूरी मेहनत की है उसमें मैंने 100% दिया है और आपको भी पूरा समझ में आया है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो को आप प्रत्येक बच्चे उस बच्चे तक पहुंचाइए जो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं पढ़ पा रहा है, इसको इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लक्ष्य क्लासेस देवली की तरफ से मैंने पहले भी वादा किया था आपसे, पहले वाले वीडियो में आप देख लेना, उसमें भी मैंने वादा किया था कि हमारा लक्ष्य क्लासेस देवली का केवल एक ही प्रयास रहेगा, गांव में जो गरीब तबके का बच्चा है वो भी फीस की कमी से या सुविधा की असुविधा होने से, सुविधा की उपलब्धता नहीं होने से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसके लिए लक्ष्य क्लासेस देवली निरंतर प्रयासरत है और आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ लगातार मेहनत करेगा। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।